बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हमने जो डिस्कस करना है फर्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका नाम है थायामीन। इसको हम लोग B1 भी कहते हैं। ओवरव्यू लेंगे आज का जो हमने डिस्कस करना है कि कब हमारी डिस्कवरी हुई थायामीन की, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बाद व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर द ह्यूमन कि कितना इनटेक करना चाहिए, फ्रॉम वेयर दे आर कम्स, किस फूड ग्रुप से आएगा, इसके डाइजेशन कहाँ पे होनी है, व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर द एब्जॉर्प्शन और बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, डाइटरी डेफिशिएंसीज क्या हैं एंड हाउ वी चेक द स्टेटस ऑफ द थायामीन इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन कि फर्स्ट टाइम किसने इसको डिस्कवर किया था। द नीड फॉर द थायामीन वाज फर्स्ट डिस्कवर और आइसोलेटेड इन द लेट 80s में। फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर्ड किया गया था 80s के अंदर बाय द साइंटिस्ट विच नेम इज द डिचमैन सी इजिकमैन। इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इस ड्यूरेशन के अंदर रियलाइज किया कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल द प्रॉब्लम दैट इज लिंक विद द न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, उसका कहीं ना कहीं लिंक है किसी ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ विच इज एग्जिस्ट इन द सीरियल ग्रुप, स्पेशली व्हीट ब्राउन के अंदर या राइस के अंदर कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्योर करेगा। द सब्सटेंस इनिशियली कॉल्ड द थायामीन और दैट इज corrected the problem was first isolated from the wheat and the rice bran in the 1912 by the scientist which name is the Casimir Funk. Casimir Funk ने डिस्कवर किया 1912 के अंदर कि हमारे सीरियल ग्रुप के अंदर एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्योर करता है। Okay, so these are the two scientists. They play important role for the discovery of the thiamine कि thiamine की discovery कैसे हुई थी। 80s में इन्होंने फील किया we have to discover some essential nutrient to overcome the neurological problem. Then in the 1912 के अंदर कैसिमर फंक ने आइसोलेट कर लिया थायामीन को in the serial group। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि केमिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। बेसिकली इट इज़ डिवेल्प और मेड फ्रॉम द टू केमिकल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखें विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ द रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है हमारे पास pyrimidine रिंग। वन composition is consist of the pyrimidine ring then which is attached with the thiazole के साथ। ओके, दैट्स मीन कि these two chemical structures are combined and attached together with the help of the some third components जिसका नाम क्या है हमारे पास मिथाइलिन ब्रिज। मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू हमारा जो थायामीन का केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें thiazole and pyrimidine ring present है which is combined together with the help of the methylene bridge. Okay, next अगर हम लोग इसका देखें कि रिकमेंडेशन कितना है, इसका RDA कितना है, तो RDA अगर डिफाइन करें that is the cut off value which is required to perform the proper function in the human body. RDA of the thiamine is approximately for the men its value is 1.1 milligram and for the female its value is the 1.2 milligram. तो क्या है इसका RD वो लिख लेते हैं यहाँ पे। RD ऑफ द थायामीन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, B1 भी कहते हैं इसको, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है मेन में और वुमेन में वो क्या होंगी। फीमेल के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 1.1 मिलीग्राम पर डे और मेन में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 1.2 मिलीग्राम पर डे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से फुलफिल होनी है, बॉडी ने इनको कहाँ से लेना है। तो हमारे पास फूड सोर्सेज हैं थायामीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दीज आर द फूड सोर्सेज आई एम गोइंग टू डिस्कस।
और एनलिस्ट द फूड सोर्सेज के कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो अबंडेंट सोर्स है दैट इज द सीरियल ग्रुप विच इंक्लूड द व्हीट, राइस, उसके अलावा पास्ता, व्हीट ब्रान, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ द thiamine. Then we have the sunflower seed. Sunflower seed is also abundant source of thiamine. Then we have the tuna fish. और वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन पीस आर गुड सोर्स ऑफ द thiamine. And from the fruits group we have the potato and the orange. These are the abundant source of the thiamine. Okay, from these sources we get the enough quantity of the thiamine which is recommended according to the RDA. Our next discussion is about the metabolism कि बॉडी में कैसे ये डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी है. इफ इट इज स्टोर इन द बॉडी बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, बॉडी में स्टोर होना है या बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो किस फॉर्म में होगा. थायामीन को अगर देखा जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वाटर सॉल्युबल विटामिन इनको इतनी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती. और जैसे ही ये वाटर सॉल्युबल विटामिन वाले फूड हमारी स्टमक में पहुंचेंगे तो स्टमक में एंटर होने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होगा और HCl होगा. दोनों क्या करते हैं, दे आर हेल्पफुल टू रिलीज द विटामिन फ्रॉम द फूड. दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द डाइजेशन कि विटामिन को रिलीज करवाएंगे कहाँ से, जो खुराक के साथ बाइंड किए हुए विटामिन होंगे इसको यहाँ से रिलीज करवा देंगे. ये हमारे पास जैसे ही स्टमक में आएगी खुराक जिसके अंदर विटामिन प्रेजेंट होंगे. सो द वाटर सॉल्युबल विटामिन thiamine don't require the proper procedure of the digestion. Thiamine is absorbed mainly in the small intestine. अब इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें हम लोग, इसके एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलरली कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. ठीक है, अब किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होनी है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो हेल्प करेगी थायामीन को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए. ओके, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वो हमारे जुजिनम के पार्ट के अंदर होगी. जो सेकंड पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है किसके, इलियम के, और उसके अलावा हमारे पास ड्यूडिनम है. इन दोनों के कंपैरेटिवली ड्यूडिनम का पार्ट ऐसा है स्मॉल इंटेस्टाइन के जहाँ पे थायामीन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन जब इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, इट इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द रेड ब्लड सेल्स. अब क्या होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद इट इज रेडी टू ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी बाय द रेड ब्लड सेल्स. ओके, रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म. ठीक है, बॉडी ने तो रिलीज कर दिया, जैसे हमने थायामीन खाया इसको कोएंजाइम फॉर्म में रिलीज करेगा. तो रेड ब्लड सेल्स कोएंजाइम फॉर्म को बॉडी में आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसका नाम हमारे पास क्या था, थायामीन पायरोफॉस्फेट. ओके, तो ये हमारे पास इसका आ गया तरीका. अभी वो कौन से एंजाइम है विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द थायामीन टुवर्ड्स द पायरोफॉस्फेट, उसको डिस्कस करेंगे. विच आर द एंजाइम विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द B1 टुवर्ड्स इट्स कोएंजाइम. जैसे ही थायामीन खाएंगे, हमने बात की थायामीन की कि थायामीन इज अ विटामिन विच इज प्रेजेंट इन द फूड. तो खुराक जैसे ही डाइजेशन की तरफ जाएगी, एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस इसके ऊपर एक्ट करेंगे और ये अपने कोएंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे जो हमें एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है, उसका नाम है थायामीन, पायरो phosphokinase. This is the enzyme which is required to release the thiamine in its coenzyme form. Thiamine pyrophosphate or thiamine dipyrophosphate. इस फॉर्म में रिलीज करवाने के लिए we require this enzyme and of course we require the ATP as well. से मोनो में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, तो हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसकी
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे रेड ब्लड सेल्स में आएगा, रेड ब्लड सेल्स इसकी कोएंजाइम फॉर्म में इसको बॉडी के दूसरे टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा. सो फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन मोस्ट फ्री थायामीन इज टेकन अप बाय द लिवर. अब क्या होगा, लिवर में जाएगा जो फ्री फॉर्म ऑफ थायामीन है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी एब्जॉर्प्शन हुई थी, वो अब क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स में जाएगी और फ्री फॉर्म ऑफ थायामीन इज टेकन अप by the liver, and in the liver the process the phosphorylated process. Phosphorylated जो procedure है that is occur in the liver, thiamine is converted to its coenzyme thiamine pyrophosphate. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये कोएंजाइम की फॉर्म में थायमिन आ जाएगा लिवर के अंदर और बॉडी अब इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सकेगी. देन अप्रोक्सीमेटली बॉडी के अंदर 80% जो थायामीन है डेट इज एग्जिस्ट इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म. वो हमें पता है व्हाट इज द कोएंजाइम फॉर्म. कोएंजाइम फॉर्म में बॉडी में ये एग्जिस्ट करेगा. उसके बाद ह्यूमन बॉडी में देखा जाए बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोरेज नहीं होते. जो स्मॉल कंसंट्रेशन इसकी है भी बॉडी में, वो ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगी, स्केलेटल मसल्स के अंदर. ठीक है, जो स्केलेटन के मसल्स हैं वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी स्टोरेज की एज कंपैरिजन टू अदर टिश्यू. बॉडी का अगर देखा जाए 30 मिलीग्राम बॉडी में स्टोर है थायामीन. द ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलीग्राम थायामीन विद रिलेटिवली हाई बट द स्मॉल कंसंट्रेशन. अब बॉडी में ओवरऑल कितना प्रेजेंट है, 30 मिलीग्राम. इस 30 मिलीग्राम की जो स्मॉल कंसंट्रेशन है विच इज प्रेजेंट इन द लिवर में रिलेटिवली कम होगा. और उसके बाद हार्ट है एंड देन किडनी. ओके, इनमें कम होगा. और हाई कंसंट्रेशन ऑफ थायामीन, दिस प्रोपोर्शन ऑफ थायामीन इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारे, इसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा स्टोर होगी और इन वाले ऑर्गन में इसकी कंसंट्रेशन कम स्टोर होगी. ओके, स्टोरेज के बाद एक्सेसिव इंटेक इज रैपिडली फिल्टर आउट बाय द किडनी एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. किडनी इसको फिल्टर करेगी और यूरिनेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. दिस इज द मेटाबॉलिज्म कि कैसे आपने इसकी डाइजेशन करवाई, एब्जॉर्प्शन कैसे होगी और कौन से एंजाइम चाहिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ थायामीन टुवर्ड्स इट्स कोएंजाइम फॉर्म. देन अगर कोएंजाइम बॉडी में आ गया तो कैसे ट्रांसफर करेगा. और इफ द देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द स्टोरेज, तो स्टोरेज किन किन ऑर्गन में ज़्यादा होगी और किन ऑर्गन में कम होगी. नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन क्या है थायामीन के. बेसिकली थायामीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल बॉडी के अंदर एज अ कोएंजाइम, तो इसका फंक्शन है. और दूसरा फंक्शन इसका होगा एज अ नॉन कोएंजाइम. ओके, दो फंक्शन है इसके, एज अ कोएंजाइम एंड नॉन कोएंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी. फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए हम लोग पहले नॉन कोएंजाइम कर लेते हैं कि नॉन कोएंजाइम के तौर पे इसका क्या फंक्शन होगा. एज अ नॉन कोएंजाइम दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है एंड द नर्व कंडक्शन के लिए. नर्व की जो हमने कंडक्शन करवानी है उसके लिए ज़रूरी है क्या हमारे पास, थायामीन एज अ नॉन कोएंजाइम फंक्शन. और दूसरा हम लोग एज अ कोएंजाइम का फंक्शन देखें तो इसके दो मेजर रोल होंगे. एक तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और नेक्स्ट इसका रोल कहाँ पे होगा, ये इसका एज अ कोएंजाइम रोल है. देन इन द प्रोडक्शन और द सिंथेसिस ऑफ द NADPH, जो हमने कोएंजाइम पढ़ा हुआ है, Na निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट. इसकी प्रोडक्शन में दो रोल हैं इसके. इन दो रोल्स को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या एज अ कोएंजाइम कहाँ पे इसका फंक्शन होगा. व्हेन आवर बॉडी कंज्यूम द ग्लूकोज, इस प्रोसीजर को हमें पता है. ग्लूकोज जब हम लोग खाएंगे तो ग्लूकोज ने पायरोवेट में कन्वर्ट होना है और पायरोवेट ने आगे एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा थायामीन का यहाँ पे कि रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को कहते हैं
डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद क्या होगा, पायरोवेट को कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोए के अंदर। मतलब इस वाले स्टेप में जब हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। द प्रोसेस इन विच, आई एम रियली सॉरी, decarboxylation, the process in which the carbon dioxide is removed is known as the decarboxylation। जैसे ही decarboxylation होगी, पायरोवेट एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन का क्रिटिकल रिएक्शन इज द एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज। ओके, एग्जांपल ऑफ द एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें थायमिन पायरोफॉस्फेट एंजाइम चाहिए होगा। ओके, ये हमने एक डिस्कस कर लिया कि थायमिन कहाँ पे जरूरी है हमारे लिए। सेकंड हमने देखना है सिमिलर रिएक्शन ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन इज अकर व्हेन द टीसीए साइकिल इज स्टार्ट। अब एसिटाइल कोए बन गया, इसके बाद हमें इस चीज का आइडिया है कि इट इज गोइंग टू एंटर इन द टीसीए साइकिल। जैसे ही टीसीए साइकिल में जाएगा ये, तो हमारे पास एक कंपाउंड आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसकी जब कन्वर्जन होनी है किसके अंदर, इसको सुसिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करना है। सुसिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर जो हुआ है पायरोवेट से एसिटाइल को ए बनाने के लिए हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवानी पड़ी और हमारे पास कोएंजाइम कौन सा था, थायरोवेट पायरोफॉस्फेट। ओके, तो जब ये टीसीए साइकिल स्टार्ट होगा तो सिमिलर रिएक्शन ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन द टीसीए साइकिल। थायामीन पायरोफॉस्फेट हेल्प करेगा डीकार्बोक्सिलेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज कन्वर्टेड टुवर्ड द सुसिनाइल को ए। ओके, तो ये हमारे ऑफ कोर्स वी आल्सो रिक्वायर सम अदर कोएंजाइम एज वेल एज वी नो। कोएंजाइम पेंटाथोनिक एसिड का कोएंजाइम ए चाहिए होगा, एफएडी और एनएडी और सिमिलर क्वांटिटी में चाहिए टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कैसे कोएंजाइम फंक्शन होगा थायामीन का। नेक्स्ट हम लोग इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। थायामीन को जब डिस्कवर किया गया था तो इसकी कंडीशन की बेस पे डिस्कवर किया गया था कि इसके जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि 80s में पहले हमें प्रॉब्लम ऑब्जर्व की साइंटिस्ट ने, डिशमैन इजिक्टमैन ने फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम ऑब्जर्व की। देन 1912 के अंदर कैसिमर फंक ने कहा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन वीट के अंदर है और उसने इसका नाम एंटी बेरी बेरी सब्सटेंस भी रखा था, जिसको बाद में केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे थायमिन कहा गया था। तो इसी तरह अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं कि थायमिन की जो डेफिशिएंसी है उसका नाम है बेरी बेरी। बेसिकली बेरी बेरी इसका नाम क्यों है, श्रीलंकन लैंग्वेज है एक जिसमें बेरी बेरी का मतलब है आई कांट। श्रीलंका में एक लैंग्वेज है जिसका नाम है सिनहेलस। इट इज द लोकल लैंग्वेज इन द श्रीलंका। इस कंट्री में ये लैंग्वेज है जिसके लैंग्वेज के अंदर बेरी बेरी का मतलब है आई कांट सर्वाइव, आई कांट ईट। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बेरी बेरी इन द श्रीलंका लैंग्वेज। बट अगर हम लोग इसका वैसे मतलब देखें तो बेरी का मीन है वीकनेस। ओके, तो दोज विद द बेरी बेरी आर वेरी वीक। वो इंडिविजुअल जिनको डेफिशिएंसी है थायामीन की, बेरी बेरी डेवलप हो गया, दोज आर वेरी वीक बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द थायामीन क्या करेगा, नर्व्स को वीक कर देगा, मसल्स वीक हो जाएंगे, जीआईटी ट्रैक प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। बिकॉज जो हमारा ब्रेन है उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज जैसे आपने खाया, ग्लूकोज ने पायरोवेट में जाना था और पायरोवेट ने एसिटाइल कोए में जाना था। पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनने के लिए हमें यहाँ पे थायामीन पायरोफॉस्फेट चाहिए था। अब इसी की डेफिशिएंसी हो गई है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा। सिम्टम क्या होंगे बेरी बेरी के,
पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अभी इनके सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड वीकनेस, एज ऑलरेडी मेंशन कि वीकनेस भी होगी, मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी, मसल्स पेन होगा जिसकी वजह से मसल्स में टेंडरनेस आ जाएगी, देन enlargement of the heart, enlargement of heart, और अगर अभी भी डिजीज को ट्रीट नहीं किया गया तो डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, then edema, anorexia, weight loss, poor memory and confusion and many more. These are the symptoms of the beriberi. Again I mentioned कि थायरामीन में ब्रेन क्यों इन्वॉल्व होगा या नर्व्स क्यों इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म व्हेन द पायरुवेट इज कन्वर्टेड, पायरुवेट जैसे ही बनेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, पायरुवेट से एसिटाइल कोएक्टिल थायरामीन पायरुवेट फॉस्फेट एंजाइम चाहिए था। जब ये एंजाइम ही नहीं है तो पायरुवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनेगा और बॉडी ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। अब आगे देखिए, जो बेरीबेरी डिजीज है विच हैव द टू टाइप्स, एक आपके पास आती है ड्राई बेरीबेरी और दूसरी है वेट बेरीबेरी। दीज आर द टू टाइप ऑफ द डिजीज। जो ड्राई बेरीबेरी है, द मेन सिम्टम आर रिलेटेड विद द नर्वस, ओके, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे और जो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है वो भी एग्जिस्ट करेंगे और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है इसके अंदर और मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ओके, ड्राई बेरीबेरी के अंदर। इन द वेट बेरीबेरी इन एडिशन टू द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर प्रॉब्लम तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी डैमेज होना स्टार्ट कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आना स्टार्ट कर देंगे और हार्ट इज इनलार्ज, ब्रीदिंग में मसला आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ओके। अब अगर डेफिशिएंसी हो गई है थायरामीन की तो इसके जो साइलेंट सिम्टम हैं वो रिकवर हो सकते हैं अगर आपने ऐसी डाइट ली जिसमें थायरामीन ज़्यादा था, इसके साइलेंट सिम्टम रिकवर होना स्टार्ट कर देंगे। और बेरीबेरी की डिजीज़ या थायरामीन के सिम्टम्स कब डेवलप होना शुरू होंगे, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द थायरामीन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 to 4 वीक्स, ठीक है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर 15 दिन से ज़्यादा आपको हो गया और आपने थायरामीन नहीं खाया तो मसल्स पेन स्टार्ट हो जाएगी, मस्कुलर कंडक्शन नहीं रहेगी, न्यूरॉन्स के फंक्शन कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। देन इसके अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इतनी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस नहीं हैं, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम द फूड, खुराक से इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इफ द समवन इज टेकिंग द सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट से इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं और उसमें भी ये इफ़ यू आर कंज्यूमिंग रेगुलर बेस पे 100 टाइम्स मोर देन द आरडीए से 100 टाइम रोज ज़्यादा ले रहे हैं, तब इसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। और टॉक्सिसिटी के अंदर भी जो इसके सिम्टम आएंगे उसमें हेडेक आएगा, कन्फ्यूजन होगी, कार्डिक अरिदमा आएगा, ठीक है। तो एक डिजीज़ और भी आ गई, बेसिकली बहुत रेयर है, लेकिन वो पेशेंट्स हैं, यो क्लाइंट जो कि सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनमें चांसेस है इसका कि उनको ये हो सकता है हेडेक, कन्फ्यूजन। और इसके बाद कार्डिक अरिदमा इज द कंडीशन इन विच द इरेगुलर हार्ट बीट या बहुत फास्ट हो सकती है, टेकिकार्डिक तरफ जाएगी या लो हो सकती है। उसके बाद एनाफिलेक्टिक शॉक आ सकता है, मतलब फ़ौरन से रिएक्शन आएगा, जैसे आपने ज़्यादा खाना शुरू किया तो बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी जिसे एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं और उसके साथ बहुत से साइलेंट सिम्टम आएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी असेसमेंट कैसे करनी है। असेसमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली यूरिन टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू मेजर द थायरामीन स्टेटस इन द बॉडी, ओके। यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, अगर यूरिनरी थायरामीन एक्सक्रीशन लेस देन 40 माइक्रोग्राम आई है सिंगल थायरामीन की एक्सक्रीशन, तब भी ये इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी का। एंड इफ यू आर चेकिंग द थायरामीन विद द प्रोपोर्शन ऑफ द क्रिएटिनिन लेवल, तो अगर उसकी वैल्यू लेस देन 27 माइक्रोग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन आई है
तो इट्स आल्सो द इंडिकेशन ऑफ द थायरामिन डेफिशिएंसी। सिंपल आपने यूरिन का टेस्ट करवाया और उसमें कंसंट्रेशन लेस देन 40 माइक्रोग्राम आई, it is also the indication of the thiamine deficiency. If you going to the comparison ki thiamine with the comparison of with the proportion of the creatinine, तो less than 27 microgram per gram of the creatinine इतनी वैल्यू आएगी, it's also the indication of the thiamine deficiency. It is all about the B1 विटामिन thiamine का कि thiamine क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन सारा पढ़ा हमने और ऑल टॉपिक आर कवर इन द टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।